हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स में आपका स्वागत है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का नया लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे चुंबकीय बल के। किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर मान लो कि कोई चार्ज प्रवेश कर जाए तो उस चार्ज के ऊपर किस प्रकार चुंबकीय बल कार्य करता है। अभी तक अपन बात कर चुके हैं कि मान लो कि कोई L लंबाई का तार है और इस L लंबाई के तार के अंदर कोई I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो जब L लंबाई के तार के अंदर I एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तो इस तार के चारों ओर क्या बनेगा, कोई चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। मान लो कि कोई बिंदु P के ऊपर अपने को क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान अपन ने निकाला था बायो-सावर्ट के नियम से, और क्या निकल के आया था, B = म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन में r स्क्वायर। ये क्या है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है और इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन निकालनी है। तो किससे निकल जाएगा, dl क्रॉस r वेक्टर से चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन आएगी, और जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, dl के भी तो लंबवत होगी और r वेक्टर के भी लंबवत होगी। आज बात करेंगे अगर मान लो कि इसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई चार्ज, मूविंग चार्ज यानी कि मूव करता हुआ चार्ज प्रवेश कर जाए तो उसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र किस तरह व्यवहार करता है। ये कहूँ कि मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है B, और आपने क्या किया, कोई चार्ज इसके अंदर लेके आए और ये चार्ज क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर क्या जनरेट होगी, एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, यानी कि एक मैग्नेटिक बल लगेगा, और वो जो बल होता है F, और मैग्नेटिक के लिए F M किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो डिपेंड करेगा इस चार्ज की वैल्यू के ऊपर। जितना ज़्यादा बड़ा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो बल होता है वो समानुपाती किसके हो जाएगा, इसके आवेश के समानुपाती हो जाएगा। दूसरा, जिस मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जिस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये चार्ज रखा गया है, अगर मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ जाए यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ने के कारण फोर्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो दूसरा जो चुंबकीय बल होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो चार्ज है इस धारावाहिक चालक तार के नज़दीक कोई चार्ज रखा गया है, वो रेस्ट पे है तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ये चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा तो इसके ऊपर चुंबकीय बल लगेगा। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, शर्त ये है कि ये जो चार्ज है वो इस मैग्नेटिक फील्ड और ये जो v वेलोसिटी से वेग कर रहा है, दोनों के मध्य एंगल अगर थीटा हो तो ही क्या होगा, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा यानी कि चुंबकीय बल लगेगा। अगर मान लो कि ये जो चार्ज है, अगर ये चार्ज इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मीन्स क्या है, ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाना चाहिए, ये थीटा एंगल बनाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहूँ कि मान लो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो कि ये जो चार्ज रखा गया है क्यों, अगर ये इसके समांतर है तो इस चार्ज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, यानी कि इसके ऊपर कोई भी फोर्स जनरेट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही क्या होता है, इस चार्ज के साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल बनाती है, तो थीटा एंगल बनाएगी जैसे ही, वैसे ही क्या होगा, इस चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा। मैं ये कहूँ कि ये हो गया इसका वेग v। अगर मान लो कि इसको घटकों में वियोजित करें तो ये घटक क्या हो गया, इसके थीटा के साथ वाला क्षैतिज घटक v कोस थीटा, और लंबवत घटक क्या हो गया, v साइन थीटा। मीन्स क्या है, अगर मान लो कि ये समांतर है चुंबकीय क्षेत्र के तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मीन्स क्या है, v कोस थीटा क्या हो गया, शून्य हो गया। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फोर्स, v साइन थीटा, यानी कि इसके लंबवत घटक के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो तीसरा क्या कह सकता हूँ, जो F है चुंबकीय बल है वो किसके समानुपाती हो जाएगा, v साइन थीटा के समानुपाती हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ इस F को, यानी कि इस चार्ज के ऊपर टोटल वैल्यू कितनी होगी चुंबकीय बल की, तो वो क्या हो जाएगी, F m =
समानुपाती क्यू बी वी साइन थीटा, ये क्या हो जाएगी, टोटल वैल्यू हो जाएगी। अगर मान लो कि ये समानुपाती नियतांक हटाता हूँ तो क्या आएगी, एक नियत राशि। मान लो कि वो नियत राशि क्या है, के है, और क्यू बी वी साइन थीटा। के की जो वैल्यू होती है वो प्रत्येक मात्रक पत्ती के अंदर क्या होती है, एक मानी जाती है। ये भाई नियत राशि है और ये मानी गई है, तो जो के है वो प्रत्येक मात्रक पत्ती के लिए, प्रत्येक मात्रक पद्धति के लिए इसकी वैल्यू इकाई मानी जाती है। इसकी वैल्यू इकाई मानी जाती है। यहाँ से जो f का वैल्यू आ गई, एफ एम इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू बी वी साइन थीटा। ये क्या आ गया, इसका मान आ गया। अगर मान लो कि इसको मैं सरल तरीके से लिखना चाहूँ तो सरल तरीके से इसको कैसे लिख सकता हूँ, एफ एम इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा है। इसको अगर क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिखना चाहूँ तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका, क्यू बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, और ये भी तो हो सकता है एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर, दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन डिपेंड किसके ऊपर करेगा, मैं ये कहूँ कि जो इसके ऊपर चार्ज के ऊपर बल लगेगा, तो बल लगेगा, बल क्या है, एक सदिश राशि है। बल अगर सदिश राशि है तो उसकी वैल्यू यानी कि परिमाण के साथ साथ में उसके पास में क्या होगी, डायरेक्शन भी तो होगी। तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला सही है वो इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला मैक्सवेल का कोरक-पेच नियम, दूसरा राइट हैंड पाम रूल, और तीसरा क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग्स है लेफ्ट हैंड रूल। 3 रूल है इसकी चुंबकीय बल की डायरेक्शन निकालने के लिए। पहले अगर बात करूं मैक्सवेल के कोरक-पेच नियम की, क्या करो, मान लो मैं ये कहूं कि आपको V से B चलना है या B से V चलना है। F इजिकल टू दे रखा है क्यू B क्रॉस V, और ये क्रॉस कहाँ से आया, इस साइन थीटा से। अगर मान लो कि क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा, अगर डॉट प्रोडक्ट है तो कोस थीटा आ जाएगा। अपन इस F बल को क्यू बी वी साइन थीटा, इसको क्यू बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर भी लिख सकते हैं, और एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। लेकिन इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला सही है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसकी डायरेक्शन के ऊपर है। और इसकी डायरेक्शन अपन 3 प्रकार से निकाल सकते हैं, मैक्सवेल के कोरक-पेच नियम से, राइट हैंड पाम रूल से, और फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल से। जो फॉर्मूले निकाले गए हैं उन फॉर्मूले से ये तो नहीं पता है कि इन दोनों में से वैल्यू कौन सी सही है, लेकिन इन दोनों फॉर्मूले में से एक बात अपने को ये पता लगी है कि जो F बल होगा यानी कि चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो फोर्स B वेक्टर यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के भी क्या होगा, लंबवत होगा, और V वेक्टर के भी क्या होगा, लंबवत होगा। मीन्स क्या है, अपने को ये पता है कि अगर मान लो कि A वेक्टर इज इक्वल टू है B क्रॉस C, सदिश नियम पढ़ा होगा, A वेक्टर इज इक्वल टू B क्रॉस C है। A B के भी तो लंबवत होता है, सदिश प्रोडक्ट यही कहता है, A B के भी तो लंबवत होगा और A C के भी क्या होगा, लंबवत होगा। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से अपने को ये पता लगा है कि जो बल आएगा यानी कि उस चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो फोर्स B वेक्टर के भी क्या होगा, लंबवत होगा, और जो फोर्स होगा वो V वेक्टर के भी क्या होगा, लंबवत होगा।
मान लेता हूं कि कोई चार्ज है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। और मान लो कि कोई चार्ज है वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। ये हो गया चार्ज क्यू, और इसकी डायरेक्शन कैसे हो गई, वी वेक्टर ऊपर की ओर है, और बी वेक्टर कैसे है, इधर की ओर हो गया। तो एक तो ये चुंबकीय क्षेत्र में कोई चार्ज है, एक तो चुंबकीय क्षेत्र में विद्यमान है, और ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, वेग कर रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, इसके ऊपर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और जो फोर्स होता है, जो बल होता है, वो सदिश राशि होती है, उसकी वैल्यू के साथ साथ उसकी क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो अपने पास दो रूल है इस चार्ज के ऊपर बल निकालने के लिए। राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड का पाम रूल ये कहता है कि अपने राइट हैंड को इस प्रकार रखो कि जो उंगलियां होती है, ये जो उंगलियां है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहे। उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगी, और जो चार्ज है उस चार्ज का वेग होगा वो अंगूठे की डायरेक्शन में रहेगा। तो जो हथेली होती है, यानी कि जिस साइड हथेली होती है उसी साइड क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। दोबारा मैं ये कहूँ, ये चार्ज है, चार्ज की डायरेक्शन कैसी है, ऊपर की ओर है वी वेग से, और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में है। अगर इस चार्ज के ऊपर में मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो अपने राइट हैंड, ध्यान से सुनना, राइट हैंड, अपने राइट हैंड को इस प्रकार रखो कि जो उंगलियां होती है वो मैग्नेटिक फील्ड, ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो अंगूठा होता है वो चार्ज के वेग, और चार्ज का वेग कैसे हो गया, ऊपर की ओर। तो जो हथेली होती है, ये हथेली वाली साइड को पाम करो, यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर हथेली वाली साइड होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फोर्स की होती है। तो इस चार्ज के ऊपर जो बल लगेगा वो कैसे होगा, अंदर की ओर, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स Fm कहाँ लग जाएगा, अंदर की ओर लगेगा। इस फॉर्मूले से ये निकल के आया है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और जो v वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है, उन तीनों की जो डायरेक्शन होती है वो 3D के अंदर होती है। 3D यानी कि तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला बताता है, ये बताता है a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर है, तो a b के भी तो लंबवत होगा और a c के भी लंबवत होगा। यहाँ से अगर मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मान लो ये v वेलोसिटी से वेग कर रहा है, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किस ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, यानी कि 3D में लगेगा। इसी सेम के सेम चार्ज के ऊपर मैं दूसरा रूल लगाता हूँ, फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूँ। तो लेफ्ट हैंड रूल, अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार रखो, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड की उंगलियों को इस प्रकार रखो कि तीनों एक दूसरे के क्या रहे, लंबवत रहे। फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अपने लेफ्ट हैंड की उंगलियों को इस प्रकार रखो कि तीनों एक दूसरे के क्या रहे, लंबवत रहे। तो जो अंगूठा होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर अंगूठा होता है वो तो बताता है मैग्नेटिक फोर्स को, यानी कि चुंबकीय बल को। और मध्यमा होती है जो उंगली, नहीं तर्जनी उंगली होती है, ये होती है तर्जनी, ये होती है मध्यमा। अंगूठा, तर्जनी उंगली और ये होती है मध्यमा। तो जो अंगूठा होता है उसकी डायरेक्शन में तो होता है चुंबकीय बल, और जो तर्जनी उंगली होती है, तर्जनी उंगली बताती है मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मध्यमा होती है ये बताता है जिस डायरेक्शन के अंदर चार्ज मूव कर रहा है। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं और इसके अंदर अपने को निकालना है मैग्नेटिक फोर्स, तो क्या करो, लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार, यानी कि उंगलियों को इस प्रकार फैलाओ कि जो तर्जनी उंगली है किस डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड की। ये लो, तर्जनी उंगली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ये रहा बी वेक्टर, डायरेक्शन कैसे है, इस ओर। ये तर्जनी उंगली है, इसकी डायरेक्शन कैसी हो गई, बी वेक्टर की साइड में। अपनी मध्यमा को, ये रही मध्यमा, और मध्यमा को किस साइड में रखो, जिस डायरेक्शन के अंदर चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज किस ओर मूव कर रहा है, ऊपर की ओर। तो ये रही मध्यमा, ये रहा ऊपर की ओर। तर्जनी उंगली बी वेक्टर की साइड में और मध्यमा किस साइड हो गए हैं, ऊपर की ओर। और मध्यमा किसको बताती है, चार्ज मूव कर रहा है। तो चार्ज मूव कर रहा है, अंगूठा किस साइड हो गया,
अंदर की ओर, तो मैग्नेटिक फोर्स किस साइड लगेगा, अंदर की ओर लग जाएगा। ये लो, इस चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो किस साइड में लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है। अब इसके तीसरे नियम की बात करता हूँ, मैक्सवेल का कोरक पेच नियम। और यही नियम अपने को बताएगा कि इन दोनों फॉर्मूलों, यानी कि जो फोर्स के दो फॉर्मूले निकाले थे अपन ने, F इजिकल टू क्यू बी क्रॉस बी और F इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी, इन दोनों फॉर्मूले में से एकदम राइट फॉर्मूला कौन सा है। अपन ने इस डायग्राम से ये निकाला है कि अगर मान लो कि B की डायरेक्शन इस साइड के अंदर है, यानी कि B इस डायरेक्शन के अंदर है और चार्ज ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन के अंदर होगा, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। इसी डायग्राम को अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ, ये हो गया B वेक्टर और ये हो गया V वेक्टर, और ये चार्ज मूव कर रहा है ऊपर की ओर, यानी कि V ऊपर की ओर है। अगर मान लो मैक्सवेल का कोरक पेच नियम ये कहता है कि अगर आप पेच को, ध्यान से सुनना, अगर आप पेच को इस प्रकार घुमाते हो, इस प्रकार घुमाते हो कि वो आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी कि वो कसा जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन के अंदर वो आगे की ओर बढ़ता है वो डायरेक्शन होती है फोर्स की। या आप पेच को इस प्रकार घुमा रहे हो कि वो खुल रहा है, यानी कि वो खुल रहा है, तो जिस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि बाहर के अंदर डायरेक्शन होगी, तो वो डायरेक्शन भी किसकी होगी, फोर्स की होगी। जैसे मैं कहूँ कि मान लो कि ये पेच है, आपने क्या किया, इसको इस प्रकार घुमाया। अगर आप इस प्रकार घुमाओगे तो पेच क्या हो रहा है, कसा जा रहा है, पेच कसा जा रहा है, और कसा जा रहा है उस टाइम किस ओर बढ़ रहा है, वो आगे की ओर बढ़ रहा है। तो आगे की ओर बढ़ेगा, मान लो कि ये पेच है, आपने इसको घुमाया तो ये किस डायरेक्शन के अंदर बढ़ रहा है, ये आगे की ओर बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की होगी। सेम का सेम आपने क्या किया, इसको वापस घुमाया, तो वापस घुमाओगे तो ये क्या हो रहा है, खुल रहा है, तो अब की बार डायरेक्शन कैसे हो गई, इसकी पीछे की ओर हो गई, तो ये डायरेक्शन भी किसकी होगी, ये डायरेक्शन भी फोर्स की होगी। अब मैं इस फॉर्मूले की बात करता हूँ। मान लो कि अपने को निकालना है इस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, तो V और B के एकदम एंगल के ऊपर रखो, किसको, पेच को B और V के एंगल के ऊपर रखा। आप इस फॉर्मूले में कैसे चल रहे हो, F इजिकल टू क्यू B क्रॉस B, यानी कि अपने को कहाँ से कहाँ चलना है, B से V चलना है। ये रहा मध्य पॉइंट इसका, कहाँ से कहाँ, B से V, तो B से V चलना है अपने को, तो ये रहा B से V चलना है, यानी कि डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, ऐसे। तो ये डायरेक्शन है किसकी, असल में पेज के खुलने की डायरेक्शन के अंदर, तो अपने को चलना है B से V। पेज क्या हो रहा है, खुल रहा है। क्या असल में डायग्राम तो सेम का सेम है, डायग्राम सेम का सेम है, और ये फॉर्मूला B से V चलते हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे आ गई, बाहर की ओर आ गई। क्या राइट में ये डायरेक्शन बाहर की ओर थी या नहीं थी, डायरेक्शन कैसी थी, अंदर की ओर, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, गलत हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि इस फॉर्मूले की बात करता हूँ, F इजिकल टू क्यू V क्रॉस B, ये लो मध्य पॉइंट पे रखा, मध्य पॉइंट पे रखता हूँ। अब की बार कैसे चलना है, V से B, यानी कि अब की बार डायरेक्शन कैसे हो गई, ऐसे। अब की बार डायरेक्शन ऐसे चलनी है, यानी कि कैसे चलूँगा, पेज को कस रहा हूँ। जब पेज कसा जाता है तो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, आगे की ओर, तो क्या हो जाएगा, ये लो पेज आगे की ओर बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे हो गई, अंदर की ओर। क्या एक्चुअल में डायरेक्शन अंदर की ओर थी क्या, इस डायग्राम से, राइट, अंदर की ओर डायरेक्शन थी, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, अपना एक्चुअल फॉर्मूला है, और यही एकदम राइट फॉर्मूला है। तो F इजिकल टू क्या आ गया, क्यू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जो क्या है, फोर्स की वैल्यू तथा फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। अगर दोबारा कहूँ, मैक्सवेल का कोरक पेच नियम ये कहता है कि अगर मान लो कि पेच को आप कस रहे हो, पेच को कसोगे तो वो जिस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ता है वही डायरेक्शन किसकी होती है, फोर्स की होती है। अगर मान लो मैं ये कहूँ कि पेच को आप खोल रहे हो तो जिस डायरेक्शन में वो पीछे की ओर बढ़ता है वही डायरेक्शन किसकी होती है, फोर्स की होती है। इस डायग्राम की बात करूँ, इस डायग्राम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, जो क्यू आवेश है वो ऊपर की ओर मूव कर रहा था, तो ऊपर की ओर मूव कर रहा था। इन दोनों फॉर्मूलों से, राइट हैंड पाम रूल तथा फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल, इन दोनों फॉर्मूलों से अपने पास जो मैग्नेटिक फोर्स था, जो चुंबकीय बल था, उसकी डायरेक्शन कैसे आई थी, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर आई थी।
तीसरा नियम मैक्सवेल का कोरक पेच नियम। उस नियम से इस नियम के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। तो वो डायरेक्शन दो तरीके से, अपने पास दो फॉर्मूले हैं, F = B क्रॉस B और V क्रॉस B। इन दोनों में से अपने को चाहिए एकदम एक्चुअल फॉर्मूला। तो क्या करो, ये रहा B वेक्टर, ये रहा V वेक्टर है, दोनों के मध्य पॉइंट पे रखो। क्या करोगे, अगर B से V चल रहे हो तो B से V चलोगे तो ये बाहर की ओर आ रहा है। क्या एक्चुअल में मैग्नेटिक फोर्स बाहर की ओर था? नहीं, एक्चुअल में मैग्नेटिक फोर्स किस ओर था? अंदर की ओर। अगर इस फॉर्मूले की बात करूं V क्रॉस B, ये लो मध्य पॉइंट पे रखा, ये रहा V, ये रहा B। क्या करोगे, इसको घुमाओगे, V से B घुमाओगे, V से B घुमाया अंदर की ओर, यानी कि आगे की ओर बढ़ रहा है। आगे की ओर बढ़ रहा है यानी कि पेज क्या हो रहा है, कसा जा रहा है। डायरेक्शन किस ओर हो गई, अंदर की ओर। इसकी डायरेक्शन भी अंदर की ओर, यानी कि इस फॉर्मूले से इसकी डायरेक्शन भी कैसे आ गई, अंदर की ओर। इसके अकॉर्डिंग भी डायरेक्शन अंदर की ओर, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग भी इसकी डायरेक्शन यानी कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे आ गई, अंदर की ओर। जो चुंबकीय बल है उसकी डायरेक्शन कैसे आ गई, अंदर की ओर। ये तीनों फॉर्मूले यही बताते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, गलत, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन कैसे आ रही थी, बाहर की ओर आ रही थी। तो अपना ये फॉर्मूला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। एक्चुअल फॉर्मूला कौन सा निकल गया, F = क्या हो, V क्रॉस B। अगर मैं बात करूं कि मान लो कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रहा है, कोई चार्ज मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और उस फोर्स की वैल्यू कितनी निकाल ली है अपन, क्या हो, V क्रॉस B, और V क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं अपन, क्या आता है, क्या हो, VB sin थीटा। ये एकदम एक्चुअल फॉर्मूला है किसका, मैग्नेटिक फोर्स का। अब जो चार्ज है वो क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो उसके ऊपर जो लगने वाला बल है वो शून्य कब कब हो सकता है, ये फोर्स है ये शून्य कब कब हो सकता है। या तो अगर मैं ये कहूँ कि जब ये चार्ज है, ये चार्ज कितना हो जाए, शून्य। जब चार्ज क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो लगने वाला जो बल होगा वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। या मैं कहूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, B क्या हो जाए, शून्य हो जाए। B अगर शून्य होगा तो भी क्या होगा, जो लगने वाला बल है ये भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। या मैं कहूँ कि जो चार्ज है वो रेस्ट पे है, यानी कि मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं करेगा तो V क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी V शून्य होने पर भी बल क्या लगेगा, शून्य लगेगा। या मैं कहूँ कि जो बल है V क्रॉस B, यानी कि जो एंगल किस किस के मध्य है, V क्रॉस B, V और B के मध्य लगने वाला जो एंगल है, या तो वो हो जाए थीटा = 0 या थीटा = 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि साइन थीटा के थीटा = 0 डिग्री, 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, शून्य। या 180 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है, शून्य। मीन्स क्या, या तो जो चार्ज है, चार्ज की वेग की डायरेक्शन और जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है वो दोनों समांतर हो जाए, यानी कि B भी इस डायरेक्शन के अंदर और V भी सेम डायरेक्शन के अंदर, दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो या तो दोनों समांतर हो। समांतर होने पे क्या होगा, थीटा 0 डिग्री और साइन थीटा 0, साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो उसके अकॉर्डिंग भी फोर्स कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। या मैं कहूँ कि थीटा = 180 डिग्री, 180 डिग्री मीन्स चुंबकीय क्षेत्र तो इस डायरेक्शन के अंदर है, लेकिन जो वेग है आवेश की, उसकी डायरेक्शन कैसे हो जाए, इसके प्रति समांतर हो जाए। तो प्रति समांतर हो गए, उसके अकॉर्डिंग भी थीटा = 180 और साइन 180 का मान भी कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से भी जो लगने वाला बल है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अपने पास कितने केस निकल के आए, कोई 4 केस। इन 4 केस के अकॉर्डिंग जो लगने वाला बल होता है किसी चार्ज के ऊपर वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मूविंग चार्ज है वो प्रवेश कर गया, मूविंग चार्ज प्रवेश करेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी और वो फोर्स क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड के भी तो लंबवत होगी और चार्ज के वेग की डायरेक्शन के भी क्या होगी, लंबवत होगी। और जो फोर्स निकल के आई थी उसका फॉर्मूला क्या था, F = क्या, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। या मैं कहना चाहूँ F = क्या, VB
साइन थीटा। ये क्या निकल के आया था अपने पास में, फॉर्मूला निकल के आया था। और इस एफ बल की डायरेक्शन किससे निकालते हैं अपन, वी क्रॉस बी से निकालते हैं हम। लेकिन यहाँ पे अपन 3 केस पढ़ते हैं कि जो मूविंग चार्ज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाता है। क्यों? क्योंकि V और B के मध्य क्या बनता है, एंगल बनता है। और इस एंगल के अकॉर्डिंग ही जो चार्ज होता है वो उस चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है। मैं ये कहूँ कि अगर मान लो कि जो मूविंग चार्ज है ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड हो गई, मान लो बी वेक्टर। पहले केस के अंदर ये पढ़ते हैं अपन, जो चार्ज होता है क्यू, उसकी डायरेक्शन वी भी किसके अकॉर्डिंग होगी, बी के अकॉर्डिंग। यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी डायरेक्शन के अंदर वी चार्ज की डायरेक्शन हो तो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। पहले केस के अंदर अपन पढ़ेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, पहला केस हो गया। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, जो चार्ज होता है, आवेश होता है और मैग्नेटिक फील्ड हो गई इस डायरेक्शन के अंदर, और चार्ज की डायरेक्शन मान लो कि ये ऊपर की ओर है, यानी कि ये हो गया वी वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, और दोनों के मध्य एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। यानी कि दूसरे केस की अगर बात करूं तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर तीसरे केस की बात करूं, जो चार्ज होगा, ये लो मान लो कि ये हो गया बी वेक्टर, और जो चार्ज होता है वो वी वेग, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर। मैं कहूँ कि बी वेक्टर के साथ में कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। तो तीसरे केस की अगर बात करूँ तो क्या हो जाएगा, जो थीटा होता है वो कितना हो जाएगा, 0 से 90 डिग्री के मध्य हो जाएगा। इन 3 केस की बात करूं तो पहले केस में क्या होगा, पहले केस के अंदर चुंबकीय क्षेत्र और जो चार्ज का वेग है दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर होगा तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0। यानी कि इस स्थिति के अंदर बल कितना लगेगा, 0 लगेगा। ये अपन पहले बात कर चुके हैं। अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड तथा वी वेलोसिटी दोनों क्या हो, वेग दोनों एक दूसरे के समांतर या प्रति समांतर हो तो इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। तो पहले केस के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। दूसरे केस की बात करूं, दूसरे केस की अगर मैं बात करूं कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है और यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्या हो, वी बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री हो जाएगा तो एफ इज इक्वल टू क्या हो, वी बी साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जो लगने वाला बल होता है क्या हो, वी बी, और ये बल क्या होता है, मैक्सिमम बल होता है। यानी कि जो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का केस होता है, अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड और जो उसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है दोनों के मध्य एंगल अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो उस केस के अंदर जो लगने वाला बल होता है वो बल क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और जो चार्ज मूव कर रहा है, अगर बल मैक्सिमम होगा और चार्ज मूव कर रहा है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे तो जो चार्ज है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर कहूँ कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, ये है बी वेक्टर कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर हो गया। ये मैं कहूँ कि ये कोई क्या चार्ज है और इसकी डायरेक्शन कैसे है, लंबवत है। ये रहा, ये हो गया वी वेक्टर। अगर मैं कहूँ कि ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन कैसे हो गई, अंदर की ओर, इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर, और जो चार्ज है उसकी डायरेक्शन कैसे हो गई, इस साइड की ओर। ये रहा वी वेग, चार्ज का वेग और डायरेक्शन अंदर की ओर, दोनों के मध्य एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और इस केस के अंदर अपने को पता है जो बल लगता है वो क्या लगता है, मैक्सिमम लगता है। अब ये जो चार्ज मूव कर रहा है तो इसके ऊपर जो बल जनरेट होगा वो बल क्या करेगा,
इस आवेश की जो दिशा है उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और इसकी दिशा कैसे होगी, इसकी डायरेक्शन अपन निकालते हैं फ्लेमिंग से राइट हैंड पाम रूल से। मैं ये कहूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट हैंड पाम रूल ये कहता है कि अपनी उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन के अंदर, अंगूठा जिस डायरेक्शन के अंदर चार्ज मूव कर रहा है उस डायरेक्शन के अंदर रखो। तो जो फोर्स होती है वो किस साइड लगती है, हथेली की लंबवत की, यानी कि हथेली के लंबवत क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। राइट हैंड पाम रूल, अपनी उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में रखो। ये रहा चार्ज, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन के अंदर यानी कि अंदर की ओर है। उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन की ओर। वी वेग किस साइड में लग रहा है, इस साइड के अंदर, यानी कि अंगूठा किस साइड रखो, वी वेग से जिस साइड चार्ज मूव कर रहा है। तो ये लो, ये हो गई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की ओर, और चार्ज किस साइड मूव कर रहा है, अंगूठे की डायरेक्शन के अंदर। ये रहा वी वेग से, तो बल किस साइड लगेगा, हथेली के लंबवत, यानी कि किस साइड, ऊपर की ओर। ये लो, बल किस साइड लग रहा है, ऊपर की ओर। ये आ गया एफ बल, और तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। यहां से क्या हो जाएगा, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, और ये रही चार्ज की डायरेक्शन। ये चार्ज की डायरेक्शन हो गई, और बल किस साइड लग रहा है, ऊपर की ओर। तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। जैसे 3D में होता है सेम का सेम। मैग्नेटिक फील्ड इस साइड के अंदर क्या हो गया, चार्ज की मूव की डायरेक्शन, और ऊपर की ओर क्या लग रहा है, बल। तो तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। सेम का सेम राइट हैंड पाम रूल ये कहता है कि अपने राइट हैंड की उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में रखो। जिस साइड चार्ज मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन के अंदर अंगूठे को रखो, और हथेली जिस साइड में होती है उस साइड में क्या लगेगा, बल लगेगा। या FBI लेफ्ट हैंड, यानी कि फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, अंगूठा बल को बताता है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन के अंदर, और जो मध्यमा होती है ये किसकी डायरेक्शन को बताती है, ये बताती है जिस डायरेक्शन के अंदर चार्ज मूव कर रहा है। क्या करोगे, उंगली चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन के अंदर है, मध्यमा डायरेक्शन ऑफ चार्ज ये रहा, और अंगूठा किस साइड है, ऊपर की ओर। तो ये लो बल की, सेम का सेम, दोनों से डायरेक्शन कैसे है, बल की ऊपर की ओर। दोबारा देखो, अपनी तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन के अंदर, मध्यमा को जिस डायरेक्शन के अंदर वी वेग से चार्ज मूव कर रहा है, तो अंगूठा ऊपर की ओर होगा। ये किसको बताएगा, एफ बल को बताएगा। और तीनों ही केस के अंदर जो उंगलियां होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, 90 डिग्री यानी कि लंबवत होती है। यहाँ से जो बल की डायरेक्शन आई वो किस डायरेक्शन के अंदर आ गई, ऊपर की ओर आ गई। अब जो चार्ज है वो मूव कर रहा है, तो वेग तो कह रहा है कि मैं इधर की ओर जाने का प्रयत्न करूंगा, और जो बल है ये चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा, और बल कह रहा है कि मैं ऊपर की ओर जाने का प्रयत्न करूंगा। तो ये जो चार्ज होता है, ये चार्ज क्या करेगा, अपनी गति की यानी कि अपनी डायरेक्शन की अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और चेंज कैसे होगा, वेग इधर जाने का प्रयत्न करेगा, और जो बल है वो इसको कैसे ऊपर ले जाने का प्रयत्न करेगा। तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे घूम जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही बल कार्य करेंगे। वेग भी तो कार्य करेगा और बल भी कार्य करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज ऐसे घूम जाएगा। यहाँ मैं एक बार इस डायरेक्शन की बात करूं तो अब की बार चार्ज की डायरेक्शन क्या हो गई, ऊपर की ओर। चार्ज की डायरेक्शन ऊपर की ओर, सेम का सेम राइट हैंड पाम रूल। क्या करोगे, उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में, ये लो उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में है, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में, अंगूठे को चार्ज के वेग की डायरेक्शन में। अब की बार डायरेक्शन कैसे हो गई इसकी, चार्ज कैसे अब की बार ऊपर की ओर वेग कर रहे हैं, तो अंगूठा ऊपर की ओर, बल कैसे लगेगा, इस साइड अंदर की ओर। क्या हो जाएगा, ये इस साइड में, ये हो जाएगा अंदर की साइड में। तो बल कैसे लगेगा, एफ बल, इसके ये ऐसे हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, चार्ज ऊपर की ओर, बल किस साइड लगेगा,
अंदर की साइड लगेगा। तो ये लो F बल हो गया। अब सेम का सेम ये डायरेक्शन किसकी होगी, चार्ज के वेग की, ये हो गया बल। तो वेग तो कह रहा है मैं ऊपर जाने का प्रयत्न करूंगा, और बल किस साइड लग रहा है, इस साइड। तो ये क्या करेगा, इस आवेश को ऐसे घुमा देगा। सेम का सेम वेग भी कार्य करेगा और बल भी कार्य करेगा। तो डायरेक्शन क्या हो गई, चार्ज की घूम गई। इस पॉइंट पे आया तो यहाँ पे आने पर चार्ज की डायरेक्शन, आवेश की वेग किस हो गया, इस ओर हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। तो इसके ऊपर बल कैसे कार्य करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, आवेश की डायरेक्शन अंगूठे की साइड में, तो बल किस साइड लगेगा, अंदर की ओर। तो ये लो बल सेम का सेम, बल नीचे की ओर लग रहा है, वेग इधर जाने का प्रयत्न करेगा। तो चार्ज कैसे मूव करेगा, ये इस प्रकार मूव करेगा। इस पॉइंट पे आया, चार्ज की डायरेक्शन क्या हो गई, नीचे की ओर, यानी कि चार्ज की वेग की डायरेक्शन नीचे की ओर। सेम का सेम राइट हैंड पाम रूल, उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर, अंगूठा डायरेक्शन ऑफ जिस साइड में मूव कर रहा है चार्ज, बल किस साइड लगेगा, बाहर की ओर। तो बल ये लो बाहर की ओर। सेम का सेम चार्ज नीचे की ओर जाने का प्रयत्न कर रहा है, बल इधर लेके जाने का प्रयत्न कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ऐसे घुमा देगा। तो पूरा का पूरा अगर मान लो कि मैं ये कहूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर कोई चार्ज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल के ऊपर गति कर रहा है, तो वो पूरा का पूरा जो चार्ज है वो किस पथ में घूमेगा, एक वर्तीय पथ में घूमने का प्रयत्न करेगा। दोबारा अगर मैं कहूँ कोई चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गति कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। मान लो कि पहली स्थिति के अंदर चार्ज यहाँ पे स्थित है, इस स्थिति के अंदर वेग इस डायरेक्शन के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। तो चुंबकीय बल कैसे लगेगा, राइट हैंड पाम रूल, उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन के अंदर, अंगूठा डायरेक्शन ऑफ जिस साइड में मूव कर रहा है चार्ज, बल किस साइड लगेगा, ऊपर की ओर। तो बल ऊपर जाने का प्रयत्न कर रहा है, वेग किस ओर है चार्ज का, इस साइड में। तो ये क्या करेगा, ऐसे घूमने का प्रयत्न करेगा। यहाँ पे आया, डायरेक्शन क्या हो गई, वेग की चेंज हो गई, वेग की डायरेक्शन ऊपर की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, वेग की डायरेक्शन ऊपर की ओर, बल किस साइड लगेगा, अंदर की ओर। बल इस साइड लगने का प्रयत्न कर रहा है, वेग ऊपर जाने का प्रयत्न करेगा। तो चार्ज क्या करेगा, एक गति करेगा वर्तीय पथ पे, वर्तीय पथ पे गति करेगा। इस पॉइंट पे आया, डायरेक्शन किस ओर हो गई, वी वेग इस साइड में, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। ये लो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, अंगूठा डायरेक्शन ऑफ जिस साइड में मूव करा चार्ज, बल कैसे लगेगा, नीचे की ओर। यहाँ पे आया, बल इस साइड में। इस प्रकार क्या करेगा, जो चार्ज होगा वो अगर लंबवत प्रवेश करता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको क्या करेगा, एक वर्तीय पथ में घुमा देगा। अगर वर्तीय पथ पे गति कर रहा है कोई चार्ज, तो उस वर्तीय पथ की कुछ न कुछ परिधि भी होगी, कुछ न कुछ त्रिज्या भी होगी, और इस वर्तीय पथ यानी कि जो चार्ज पूरा का पूरा एक चक्कर कंप्लीट करेगा, इसका कुछ न कुछ आवर्तकाल भी होगा और इसकी आवृत्ति भी होगी। अगर मैं इसके आवर्तकाल और आवृत्ति की बात करूं या इसकी त्रिज्या की बात करूं तो वो कितनी होगी। अपने को ये पता है कि किसी भी वर्तीय पथ में कोई भी अगर चार्ज गति करता है, वर्तीय पथ के अंदर अगर चार्ज गति करता है तो उस वर्तीय पथ के लिए उसको एक बल की आवश्यकता पड़ती है, और वो बल होता है अभिकेंद्रीय बल। इस वर्तीय पथ पर गति करते हुए चार्ज को अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, और वो अभिकेंद्रीय बल कहाँ से प्राप्त करता है, अभिकेंद्रीय बल लोरेंज बल यानी कि चुंबकीय बल से प्राप्त करता है। अपने को ये पता है कि जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो किस साइड लगता है, वर्त के केंद्र की ओर। अगर मैं ये वर्तीय पथ मानूं तो ये क्या हो गया, इसका केंद्र, और अभिकेंद्रीय बल किस ओर लगता है, केंद्र की ओर। और अपने को पता है जो चुंबकीय बल है वो भी किस साइड में लग रहा है, केंद्र की ओर लग रहा है। तो नॉर्मल सी बात है कि दोनों बल संतुलित होंगे, यानी कि अभिकेंद्रीय बल इसको प्राप्त होगा, तभी ये क्या करेगा, वर्तीय पथ में गति करेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो वर्तीय पथ पर गति करता है कोई चार्ज, तो वो अभिकेंद्रीय बल कहाँ से प्राप्त करता है, चुंबकीय बल से प्राप्त करता है। और चुंबकीय बल क्या है, F इजिकल टू क्या वी बी साइन थीटा, और थीटा इजिकल टू अपन ने कौन सा केस लिया है, 90 डिग्री। तो थीटा इजिकल टू 90 डिग्री रखूँगा तो क्या वी बी, ये क्या हो गया, F बल हो गया। और अपने को पता है जो अभिकेंद्रीय बल होता है F, वो कितना होता है, mv² अपॉन में r। मान लो कि ये जो वर्तीय पथ है उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, r हो गई। और यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ चार्ज, यानी कि ये जो आवेश चार्ज है ये इसका क्या हो गया, ये मास हो गया।
दोनों बल अगर बराबर होंगे तो ही क्या करेगा, ये वर्तीय पथ पे गति करेगा। तो क्या करो, क्या वी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। अपने को क्या चाहिए, इस वर्त की त्रिज्या चाहिए, इस वर्तीय पथ की त्रिज्या स्मॉल आर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन में क्या हो भी, ये क्या आ गई, इस वर्तीय पथ की त्रिज्या। और ये वर्तीय पथ की त्रिज्या किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आर समानुपाती वी के ऊपर डिपेंड कर रही है। मीन्स क्या है इसका, जैसे क्या होता है, ये जो मूविंग चार्ज है इसका वेग बढ़ता जाता है, यानी कि अगर वेग बढ़ रहा है तो वेग बढ़ेगा तो इसकी क्या बढ़ जाएगी, त्रिज्या बढ़ जाएगी, यानी कि वर्तीय पथ की परिधि भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरी अगर बात करूं मैं इसके आवर्तकाल की, अगर इसके आवर्तकाल की बात करूं तो आवर्तकाल इज इक्वल टू क्या होता है, परिधि बटा वेग हो जाएगा। इसका आवर्तकाल हो जाएगा परिधि बटा वेग। परिधि कितनी है इसकी, 2 पाई आर अपॉन में वेग कितना हो गया v। आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, इसके अंदर कितना हो जाएगा 2 पाई आर की वैल्यू एम वी अपॉन में क्या हो बी अपॉन में v। v से v कैंसिल, जो आवर्तकाल आया t कितना आया, t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन में क्या हो बी। ये क्या आ गया, इसका आवर्तकाल का मान आ गया। अगर आवर्ती की बात करूं, आवर्ती क्या होती है, n इज इक्वल टू 1/t, यानी कि आवर्तकाल का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो बी अपॉन में 2 पाई m हो जाएगा। ये क्या आ गया, इस वर्तीय पथ पर गति करते हुए किसी चार्ज का त्रिज्या हो गई, एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेता है, यह हो गया इसका आवर्तकाल, और 1 सेकंड में ये कितने चक्कर करता है, तो ये क्या हो गई इसकी आवर्ती, और कितनी होगी, क्या हो गई अपॉन में 2 पाई m हो गया। और जो आवर्तकाल का मान है वो इसकी वेग पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि आप चार्ज का वेग कितना ही कर लो, चाहे चार्ज का वेग के ऊपर आवर्तकाल का मान डिपेंड नहीं होता है। तो जो आवर्तकाल का मान निकल के कितना आ गया, t बराबर 2 पाई m अपॉन में क्या हो बी। के फॉर्मूले की बात करूं तो एक ये फॉर्मूला भी होता है, अपने को पता है P बराबर होता है एम वी, जहाँ पे P क्या होता है, संवेग होता है, यानी कि P इज इक्वल टू एम वी। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये P बटा में क्या हो B हो जाएगा। और P का मान निकालो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। यहाँ से m से मल्टीप्लाई m से भाग कर दो, ये कितना हो गया, K बराबर m स्क्वायर v स्क्वायर, यानी कि एम वी की होल स्क्वायर, और एम वी का मान कितना है p, तो यहाँ से कह सकता हूँ क्या p स्क्वायर अपॉन में 2m, और p का मान निकाल लूँ तो कितना हो जाएगा, p इज इक्वल टू रूट का 2m k हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, p की वैल्यू। ये p की वैल्यू इसके अंदर रखता हूँ, अपने को चाहिए त्रिज्या, कितनी हो जाएगी त्रिज्या, यहाँ से r इज इक्वल टू रूट का 2m के अपॉन में क्या हो बी। ये क्या आ गया, ये आ गया त्रिज्या का फॉर्मूला। देखिए क्या है, इस वर्ताकार पथ पर गति करते हुए इस आवेश की गतिज ऊर्जा है, जहाँ पे कि क्या है, गतिज ऊर्जा। m हो गया मास ऑफ चार्ज, और ये b हो गया मैग्नेटिक फील्ड है। ये किसका फॉर्मूला निकल के आ गया, इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या का। अगर इस वर्तीय पथ पर गति करते हुए चार्ज की कोणीय आवर्ती की बात करूं तो कोणीय आवर्ती की बात करूंगा, कोणीय आवर्ती क्या थी, ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू होता है, अपने को पता है 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, जहाँ पे टी क्या होता है, इस कण का आवर्तकाल। आवर्तकाल का फॉर्मूला अपन ने निकाला था टी बराबर 2 पाई m अपॉन में क्या हो बी। तो यहाँ से t का मान रख देते हैं इसके अंदर, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई, t का मान 2 पाई m अपॉन में क्या हो बी, और ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो बी कितना हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ओमेगा का मान कितना निकल के आया, क्या हो बी इज इक्वल टू स्मॉल m। ये क्या आ गया, इस कण की कोणीय आवर्ती आ गई। बात करता हूँ इसके तीसरे केस की। तीसरा केस ये कहता है कि अगर मान लो कि कोई मूविंग चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बनाता है,
यानी कि जो मूविंग चार्ज है, जो मूविंग चार्ज का वेग का घटक है, वो वेग का घटक मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बनाता है। मीन्स ये हो गया मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, और ये लो मूविंग चार्ज का वेग घटक हो गया v, और ये कितना एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बनाता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो वेग होता है उसको घटकों में वियोजित करते हैं। थीटा एंगल है, थीटा के साइड में बना घटक कौन सा होता है, v कोस थीटा, और लंबवत घटक क्या हो जाएगा इसका, v साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जो मूविंग चार्ज है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इसकी डायरेक्शन यानी कि इस केस के अंदर जो मूविंग चार्ज है वो किस प्रकार गति करेगा, इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसको घटकों में वियोजित करेंगे। जो थीटा के साइड वाला घटक होता है वो कौन सा होता है, वी कोस थीटा, और इसके अकॉर्डिंग जो वी कोस थीटा है वो कौन सा घटक आ गया, इसका क्षैतिज घटक, और ये कौन सा घटक आ गया, वी साइन थीटा, इसका लंबवत घटक आ गया। अब अपने को पता है कि जो वी कोस थीटा है, वी कोस थीटा मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो गया, समांतर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो गया, समांतर। और जो वी साइन थीटा है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में क्या हो गया, लंबवत हो गया। अब अपने पास दो केस है, यानी कि एक केस तो ये है कि इसके पास में दो घटक है, एक तो वी कोस थीटा और एक वी साइन थीटा। अपने को ये पता है कि अगर मान लो कि कोई मूविंग चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी कि अगर समांतर हो जाए, समांतर होगा तो मूविंग चार्ज के ऊपर कोई भी बल कार्य नहीं करता। अब बल कार्य नहीं करेगा, बल कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन जो चार्ज है वो मूव तो कर रहा है, यानी कि बल नहीं लगेगा, वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ मूव करेगा, यानी कि वो आगे की ओर बढ़ेगा। यानी कि कौन सी गति करेगा, वो वी कोस थीटा घटक के लिए वो कौन सी गति करेगा, सिर्फ और सिर्फ रेखीय गति करेगा, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ आगे की ओर बढ़ेगा, इस डायरेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मूव करेगा जैसे वो पहले मूव कर रहा था। लेकिन जो लंबवत घटक है वी साइन थीटा, अब लंबवत घटक है, अपने को ये पता है कि अगर मान लो कि कोई मूविंग चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत प्रवेश करता है, तो लंबवत प्रवेश करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उसको एक वर्तीय पथ में गति करवा देगी। तो यहाँ से अपने पास जो मूविंग चार्ज है उसकी एक्चुअल जो गति निकल के आएगी वो कैसी होगी, यानी कि वो रेखीय गति भी करेगा, साथ में क्या करेगा, वो वर्तीय गति भी करेगा। तो इस केस में क्या होगा, जो मूविंग चार्ज होगा वो साथ में तो रेखीय गति करेगा और साथ में क्या करेगा, वर्तीय गति करेगा। तो जो इसकी परिणामी गति है वो कैसी आएगी, एक हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल गति आएगी, एक कुंडलिनी गति, मतलब एक स्प्रिंग की तरह गति करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहूँ, मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया बी वेक्टर, ये हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, और ये जो मूविंग चार्ज है उसका वेग सदिश है वी वेक्टर है, और ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। ये घटक कौन सा हो गया, वी कोस थीटा, ये हो गया वी साइन थीटा। तो क्या होगा, जैसे ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो साथ में तो क्या होगा, ये वर्तीय पथ पे गति करेगा और साथ में क्या होगा, ये रेखीय पथ पे गति करेगा। मीन्स वी कोस थीटा वाला घटक तो इसको क्या करेगा, आगे ले के जाने का प्रयत्न करेगा, लेकिन ये अपवाद है यहाँ पे वी साइन थीटा। वी साइन थीटा क्या करेगा, इसको वर्तीय पथ पे गति करवाएगा। तो ये वर्तीय पथ पे भी गति करेगा और साथ में आगे भी बढ़ेगा। जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या होता है, एक छोर से स्टार्ट होने के बाद में ये ऐसे आगे बढ़ता जाता है, सेम की सेम गति होगी। वी कोस थीटा इसको आगे लेके जाने का प्रयत्न करेगा, लेकिन वी साइन थीटा क्या करेगा, इसको घुमाएगा। क्यों घुमाएगा, क्योंकि वी साइन थीटा कौन सा घटक है, लंबवत घटक है, और लंबवत प्रवेश करने की स्थिति में जो चार्ज होता है वो क्या करेगा, घूमने का प्रयत्न करेगा। और वी कोस थीटा इसका समांतर घटक है, समांतर घटक की स्थिति में इसके ऊपर कोई भी बल नहीं लगेगा, कोई बल नहीं लगेगा। तो बल तो नहीं लगेगा, लेकिन ये चार्ज क्या कर रहा है, मूव तो कर रहा है। चार्ज मूव करेगा तो वो एकदम रेखीय गति में चलेगा। तो कौन सी गति आ गई, इसकी कुंडलिनी गति आ गई। मैं कहूँ कि ये कुंडलिनी गति कर रहा है, मतलब कुंडलिनी गति कर रहा है, इसका मतलब इसके पास में भी कुछ ना कुछ वर्तीय गति होगी, यानी कि ये भी क्या बनाएगा, एक प्रकार से वर्त बनाएगा, और उस वर्त की भी कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, त्रिज्या होनी चाहिए।
तो अगर मान लो कि मैं इस कुंडलिनी पथ की त्रिज्या निकालूं, कुंडलिनी पथ की त्रिज्या का मीन्स मान लो कि मूविंग चार्ज यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में एक कंप्लीट चक्कर पूरा करता है। कंप्लीट चक्कर पूरा करने की स्थिति में मैं ये कहूँ कि ये ऐसे एक कंप्लीट पूरा चक्कर पूरा करता है और ये यहाँ पे आके तो नहीं रुकेगा। ये कहाँ रुकेगा? ये यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पे आगे की ओर, यानी कि इससे आगे की ओर जाके रुकेगा। लेकिन अगर उसको एक साइड से देखें तो वो एक प्रकार से कौन सा वर्त की तरह दिखाई देगा या नहीं देगा? तो उस वर्त की त्रिज्या निकालूँ मैं, तो उस वर्त की त्रिज्या यानी कि कुंडलिनी पथ की त्रिज्या, कुंडलिनी पथ की त्रिज्या का मान निकालूं तो वो कितना हो जाएगा? अपने को पता है R इजिकल टू होता है, अपन इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले केस के अंदर पढ़ के हैं, अगर थीटा इजिकल टू 90 डिग्री हो यानी कि 90 डिग्री एंगल हो तो उसके लिए अपन ने निकाला था क्यू एम वी अपॉन में क्यू बी। ये अपन निकाल के लेके आए, ये त्रिज्या निकाली थी अपने उस वर्तीय पथ की। लेकिन यहाँ पे जो अपन वेग का घटक ले रहे हैं यानी कि ये वर्तीय पथ में गति कर रहा है, और ये वर्तीय पथ में गति किस के कारण कर रहा है? इस v साइन थीटा घटक के कारण, यानी कि लंबवत घटक के कारण। तो यहाँ पे v ने लेके मैं क्या लूँगा? यहाँ पे इसका लंबवत घटक लूँगा, और इस लंबवत घटक का मान कितना है? R इजिकल टू एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी। ये क्या आ गए? इस कुंडलिनी पथ की त्रिज्या आ गई, जो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इस b और इस वेग के मध्य एंगल के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर इस कुंडलिनी पथ के आवर्तकाल की बात करूं, कुंडलिनी पथ के आवर्तकाल की बात करूं, यानी कि एक कंप्लीट चक्कर तो पूरा हो रहा है, एक कंप्लीट चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है? क्या होता है? इसका आवर्तकाल होता है। और अपन ने निकाला था इससे पहले वाले केस के अंदर जो आवर्तकाल होता है t 2 पाई m अपॉन में क्यू बी। ये वेग पर डिपेंड नहीं करता है, वेग पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि v कोस थीटा पर भी डिपेंड नहीं करेगा और v साइन थीटा पर भी डिपेंड नहीं करेगा। तो आवर्तकाल की वैल्यू क्या आ जाएगी? जितनी पहले निकाली थी उतनी सेम की सेम 2 पाई अपॉन में क्यू बी आ जाएगी। सेम का सेम आवर्ती कितनी हो जाएगी इसकी? आवर्ती n आवर्तकाल का उल्टा होता है, क्यू बी अपॉन में 2 पाई m। ये क्या आ गई? इसकी आवर्ती आ गई। तो हो गई इसकी आवर्ती, आवर्तकाल और त्रिज्या। लेकिन ये वर्तीय पथ पर गति करने के साथ साथ क्या कर रहा है? रेखीय गति भी कर रहा है। रेखीय गति कर रहा है मीन्स ये अपना एक चक्कर पूरा तो करेगा, लेकिन एक चक्कर पूरा कहाँ करेगा? मैं ये तो निकल के आए इस वर्तीय पथ यानी कि लंबवत घटक के कारण जो कण है वो क्या करेगा? वर्तीय पथ पे गति करेगा। लेकिन ये वर्तीय पथ पर गति करने के साथ साथ क्या कर रहा है? एक रेखीय पथ पर भी गति कर रहा है, यानी कि इसकी जो परिणामी गति है वो कैसी है? हॉरिजॉन्टल है। और हॉरिजॉन्टल गति होने के कारण इस पथ की कुछ न कुछ क्या आएगी? पिच आएगी। इस पथ की जो पिच आएगी, यानी कि पिच क्या होती है? मैं ये कहूँ कि जब कण स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे है, ये कण क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल गति कर रहा है। हॉरिजॉन्टल गति करने का मतलब ये लंबवत घटक के कारण तो वर्तीय पथ पर गति करेगा, और इस समांतर घटक के कारण क्या करेगा? आगे की ओर बढ़ेगा। तो समांतर घटक के कारण जब ये आगे की ओर बढ़ेगा तो ये कैसे गति करेगा? ये ऐसे गति करेगा, ये आगे की ओर जाएगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे गति करेगा। तो जब कण यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से चलना प्रारंभ करके ये अपना एक कंप्लीट चक्कर पूरा करता है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और ये अपना कंप्लीट एक चक्कर पूरा करके यहाँ पे जाता है, तो ये जो दूरी होती है इस दूरी को बोला जाता है पिच। मैं ये कहूँ कण यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट करके एक चक्कर पूरा करके ये कहाँ ख़त्म करता है? यहाँ ख़त्म करता है। तो ये जो बीच की दूरी होती है ना, ये क्या कहलाती है? इसकी पिच कहलाती है। मान लो कि मैं ये कहूँ कि कण यहाँ से चलना प्रारंभ किया, कण मान लो यहाँ से चलना प्रारंभ किया, एक चक्कर पूरा करके कहाँ किया इसने? एक चक्कर पूरा यहाँ पे किया। तो ये जो दूरी होती है ये क्या कहलाती है? इस कण की पिच कहलाती है। पिच की वैल्यू होती है, मान लेता हूँ कि ये जो दूरी है इसकी वैल्यू मान लो कि ये y है। अब ये जो दूरी है मीन्स ये y का मान है, ये आगे की ओर बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। कौन सा घटक इसको कण को आगे की ओर लेके जाने का प्रयत्न करेगा? v cos थीटा। मैं ये कहूँ
कि कण यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा तो जो v साइन थीटा लंबवत घटक है वो तो इसको वर्तीय पथ में घुमाएगा, लेकिन इसको रेखीय पथ में गति कौन करवाएगा, v कोस थीटा इसका समांतर घटक है। तो कोस थीटा क्या करेगा, इसको रेखीय गति करवाएगा। रेखीय गति मीन्स ये आगे की ओर जाएगा, आगे की ओर जाएगा, यानी कि y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, y की वैल्यू डिपेंड करेगी इस समांतर घटक यानी कि v कोस थीटा के ऊपर डिपेंड करेगी। को पता है कि जो चाल होती है, चाल इज इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। चाल इज इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। अपने को निकालना है दूरी, और दूरी की वैल्यू कितनी है, y। y इज इक्वल टू चाल कितनी है, चाल हो गई v, कौन सा घटक होगा, v कोस थीटा, क्योंकि v कोस थीटा क्या करेगा, इसको आगे लेके जाने का प्रयत्न करेगा। चाल कितनी हो गई, v कोस थीटा, और समय कितना हो गया, समय एक कंप्लीट एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगा, आवर्तकाल के इज इक्वल टू कितना हो गया ये t, समय कितना हो गया कैपिटल का t इसके आवर्तकाल के इक्वल। तो y इज इक्वल टू कितना मान निकल के आया, v t कोस थीटा। ये क्या आ गया, इसकी दूरी का मान आ गया, यानी कि y की वैल्यू निकल के आई है। इसके अंदर मैं t का मान रख देता हूँ। t का मान कहाँ से, इसको t का मान रखा इसके अंदर, t का मान रखूंगा कितना होता है t का मान, इसको मान लो कि ये समीकरण नंबर 1 है, इसको मान लो समीकरण नंबर 2 है। t का मान 2 पाई m अपॉन में क्या हो गई, यहाँ से y इज इक्वल टू v इंटू 2 पाई m अपॉन में क्या हो b, और ये हो गया कोस थीटा। यहाँ से सेम का सेम क्या करो, इसको बनाओ आप एम वी अपॉन में क्या हो बी, यानी कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, y इज इक्वल टू 2 पाई एम वी अपॉन में क्या हो बी कोस थीटा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ एम वी अपॉन में क्या हो बी इंटू कोस थीटा। अगर मैं इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई और साइन थीटा से भाग करता हूँ, यानी कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2 पाई एम वी साइन थीटा अपॉन में क्या हो b, मल्टीप्लाई में कोस थीटा बटे में साइन थीटा। साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा से भाग किया। ये वैल्यू समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहती है, एम वी साइन थीटा अपॉन में क्या हो बी, किसके इक्वल है, आर के। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, y इज इक्वल टू 2 पाई, इसको लिख दिया r, और इनटू में क्या हो गया कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये किसके इक्वल हो गया, कोट थीटा के। या तो इसको लिख लो y इज इक्वल टू 2 पाई r कोट थीटा, या इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन में टेन थीटा। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, ये है एक कंप्लीट एक चक्कर पूरा करने के मध्य की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। और वो पिच का मान कितना आ गया, 2 पाई r अपॉन में टेन थीटा, यानी कि किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी, एक तो थीटा के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी कि v और b के मध्य जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरी उस पथ की त्रिज्या के ऊपर भी डिपेंड करेगी। जो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।